गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का नेक्स्ट वीडियो क्लास लेके आए हैं। इसमें पॉइसन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन और ग्रीन्स थ्योरम करेंगे। ये हमारे जो टॉपिक आता है ये सेमेस्टर फर्स्ट एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर फर्स्ट पेपर सेकंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। उसी सीरीज़ में है जो अभी हमने कुछ वीडियो डाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉइसन इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास में दो इक्वेशन काफ़ी हैं। एक तो है ग्रेडियंट डॉट ई बराबर 4 पाई रो, एक है डेल क्रॉस ई या ग्रेडियंट क्रॉस ई बराबर 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक स्केलर पोटेंशियल का माइनस ग्रेडियंट होता है। स्केलर पोटेंशियल का माइनस ग्रेडियंट होता है। ये तीसरी समीकरण जो ई का मान है वो 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा डेल डॉट माइनस ग्रेडियंट फाई और बराबर 4 पाई रो। तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट स्क्वायर फाई बराबर माइनस 4 पाई रो, इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन पॉइसन इक्वेशन है। और जो स्केलर पोटेंशियल फाई है, अगर हमारे पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी रो 0 हो तो ये जो स्केलर पोटेंशियल फाई है वो लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ग्रेडियंट स्क्वायर फाई बराबर 0, ये लाप्लास इक्वेशन है, ये पॉइसन इक्वेशन है। और हमारे पास जो स्केलर पोटेंशियल का जो मान आता है निकल कर, वो हमने पहले भी नोट करा है। वो क्या आता है, फाई एक्स डैश बराबर इंटीग्रेशन एस रो एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश डी क्यूब एक्स डैश। इसमें एक्स जो है ये ओरिजिन का, वो ओरिजिन पॉइंट का या जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है उसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। ये एक्स डैश वो पॉइंट है जिस पॉइंट के सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये रो एक्स डैश एक्स माइनस एक्स डैश ये उसका पोजीशन वेक्टर है, इसके सापेक्ष हम ज्ञात कर रहे हैं। मैंने बताया है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये पोटेंशियल का मान आता है हमारे पास में, इससे अधिकतर प्रॉब्लम सोल्व होती है। अब हम इक्वेशन 6 को वेरीफाई करने के लिए ये जो ग्रेडियंट स्क्वायर है वो इस पे लगाते हैं, इस समीकरण नंबर 5, 6 पर ऑपरेट करते हैं ग्रेडियंट स्क्वायर ऑपरेटर को। तो आप ये सब इक्वेशन नोट कर लीजिए। ये पॉइसन इक्वेशन है, ये लाप्लास इक्वेशन है। चलो ये चलते हैं। ग्रेडियंट स्क्वायर फाई एक्स डैश बराबर इंटीग्रेशन ग्रेडियंट स्क्वायर रो एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश डी क्यूब एक्स डैश। तो हम इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम आएगा। रो एक्स डैश को तो एक साइड में लिख देंगे, ग्रेडियंट स्क्वायर 1 अपॉन एक्स वेक्टर माइनस एक्स डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी क्यूब एक्स डैश। ये इक्वेशन नंबर 7। अब ये जो पद है
इसको हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट स्क्वायर 1/r। हम जानते हैं ये 0 होता है r नॉट इक्वल टू 0 के लिए। इस चीज़ को मैंने सिद्ध किया है अपने पिछले वीडियो में, जो कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म की प्लेलिस्ट है और उसमें वीडियो है एग्जाम्पल पार्ट 3 नाम से, और 17 मिनट बाद ये क्वेश्चन आता है। मैंने इसको सोल्व किया है वहाँ। ये 0 होता है, कैसे 0 होता है r नॉट इक्वल टू 0 के लिए मैंने वहाँ सिद्ध किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ नहीं करा रहा। तो r नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये 0 है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर r इक्वल टू 0 हो तो ग्रेडियंट स्क्वायर 1/r को सोल्व करने के लिए हम लिमिटिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे। और मूल बिंदु पर जो वॉल्यूम है, जो सरफेस के द्वारा वॉल्यूम है, जो सरफेस के द्वारा बाउंडेड है, उस पर हम इसका सरफेस इंटीग्रल लेंगे ग्रेडियंट स्क्वायर 1/r, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे। ठीक है ना। तो d3x हम इसको डाइवर्जेंस प्रमेय में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है उस पर एक आयतन है जो कि सरफेस S द्वारा बाउंडेड है। जैसे ये आयतन है तो वो सरफेस के द्वारा बाउंडेड है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट ग्रेडियंट 1/r d3x v बराबर, अब इसको डाइवर्जेंस प्रमेय से हम कन्वर्ट कर सकते हैं सरफेस में। n कैप डॉट ग्रेडियंट 1/r dA। कुछ नहीं, हमने ये माना कि जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है उस पर एक वॉल्यूम है जो कि सरफेस S के द्वारा बाउंडेड है। तो इस वॉल्यूम में हमने इंटीग्रेशन लिया और उसको सरफेस इंटीग्रल में डाइवर्जेंस थ्योरम से चेंज किया और उसमें हमारे वेक्टर निकल के आया ग्रेडियंट 1/r। अब इस टर्म को हम कैसे लिखेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है n कैप और ग्रेडियंट 1/r में, तो n कैप का मैग्नीट्यूड तो होता है 1 और ग्रेडियंट 1/r को हम लिख सकते हैं कर्ली अपॉन कर्ली r 1/r, और इन दोनों के बीच में cos थीटा आएगा तो ये हो जाएगा dA cos थीटा। और हम जानते हैं सॉलिड एंगल d ओमेगा बराबर होता है dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो dA cos थीटा का मान आ जाएगा d ओमेगा r स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन s, ये जो है इसका अगर हम अवकलन करेंगे r के सापेक्ष तो r की घात -1 बनेगी, -1 गुणा में आएगा और 1/r स्क्वायर आएगा और dA cos थीटा का मान आ जाएगा d ओमेगा r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस d ओमेगा, ये आ जाएगा -4π। तो हमें क्या मिलेगा कि ग्रेडियंट स्क्वायर 1/r बराबर -4π होता है इंटीग्रेशन की वैल्यू जब r बराबर 0 होती है। ये दो चीज़ें हमें मिल गई। ग्रेडियंट स्क्वायर 1/r की वैल्यू हमें दो मिल गई, एक तो 0 जब r नॉट इक्वल टू 0 हो, जो कि मैंने बताया आपको कहाँ देखना है, और एक अपने r बराबर 0 पर जो वॉल्यूम इंटीग्रल होगा वो -4π होगा। तो ये दो वैल्यू है, इसको हम डिराक डेल्टा फंक्शन के द्वारा लिखेंगे ग्रेडियंट स्क्वायर 1/r बराबर -4π डेल r, और r को हम लिख सकते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है 1/x वेक्टर माइनस x का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से बराबर
4 बाई डेल एक्स माइनस एक्स डैश। हमने ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है ना। इस टर्म का मान ये हम यहाँ रख देंगे, तो डेल स्क्वायर फाई एक्स डैश का मान आ जाएगा रो एक्स डैश, इसकी जगह मान आ जाएगा माइनस 4 बाई डेल एक्स वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर डैश। ये डिराक डेल्टा फंक्शन है डेल, और डी क्यूब एक्स डैश। अब x बराबर एक्स डैश होता है तो इंटीग्रेशन डेल एक्स माइनस एक्स डैश डी क्यूब एक्स डैश ये सब 1 हो जाता है। हम जानते हैं डिराक डेल्टा की वैल्यू पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, एक किसी पॉइंट पर मैक्सिमम होती है, बाकी उसकी वैल्यू 0 होती है। तो वो डिराक डेल्टा फंक्शन की विशेषता होती है। पहले भी मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में। क्रेडिट डी स्क्वायर फाई एक्स डैश बराबर, अब जब ये इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा तो ये हमारे पास में जो बचेगा माइनस 4 पाई रो एक्स डैश। ये इक्वेशन नंबर 8 बचेगी। तो हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 6 जो हमने निकाली थी अभी, इक्वेशन कौन सी, यही थी इक्वेशन ग्रेडियंट स्क्वायर फाई बराबर माइनस 4 पाई रो। इस टर्म की हमने निकाली थी पॉइसन इक्वेशन, तो उसको वेरीफाई किया है हमने। इस प्रकार से वेरीफाई, उसके सॉल्यूशन को वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम करेंगे ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम जो है वो इस पर बेसिस है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रॉब्लम होती है उनमें जो रीजन लिए जाते हैं, जो क्षेत्र लिए जाते हैं, वो इनफाइनाइट रीजन लिए जाते हैं। उनकी जो सरफेस होती है वो विदाउट बाउंड्री होती है, बाउंडेड नहीं होती है। और उसके लिए जो पोटेंशियल आता है वही पोटेंशियल आता है, अभी लिखा था जो फाई एक्स डैश वी रो एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश डी क्यूब एक्स डैश, ये पोटेंशियल आता है। तो इसके द्वारा सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है हमें प्रॉब्लम्स का, जब हमारे पास में जो फील्ड है वो विदाउट बाउंड्री हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है। और इसमें पॉइसन इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर फाइनाइट रीजन में होती है, जो सरफेस होती है वो बाउंडेड होती है, उनकी बाउंड्री कंडीशंस होती है। और ऐसा भी होता है कि सरफेस बाउंडेड है और उसमें सरफेस चार्ज आवेश नहीं होता है, और होता भी है, तो उस समय ये हो भी सकता है, नहीं भी होता है, दोनों बातें। तो ये जो पोटेंशियल वाली जो टर्म है, ये जो इक्वेशन है, इसके द्वारा वो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हल नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है उस प्रॉब्लम का। तो बाउंड्री कंडीशन जो सरफेस से संबंधित होती है उसको हैंडल करने के लिए जॉर्ज ग्रीन ने 1824 में एक थ्योरम दी जो डाइवर्जेंस थ्योरम की सिंपल एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है। ग्रेडियंट डॉट ए डी क्यूब एक्स एस ए वेक्टर डॉट एन कैप डी ए, ये डाइवर्जेंस थ्योरम है। अब इसमें जो ये ए वेक्टर है ये किसी वॉल्यूम में डिफाइन है, और वो वॉल्यूम है वो किसी सरफेस के द्वारा बाउंडेड है। तो ए को हम लेते हैं फाई ग्रेडियंट साई। फाई साई क्या है, आर्बिट्रेरी पोटेंशियल है। तो हम निकालते हैं ग्रेडियंट डॉट फाई ग्रेडियंट साई, तो इसका मान आएगा फाई ग्रेडियंट स्क्वायर साई प्लस ग्रेडियंट फाई ग्रेडियंट साई। इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो। हम ग्रीन्स थ्योरम कर रहे हैं। अब जैसे हम निकालते हैं ए डॉट एन कैप, तो इसकी जगह लिख देंगे फाई ग्रेडियंट साई डॉट एन कैप। पहले मैग्नीट्यूड आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं फाई कर्ली अपॉन कर्ली एंड एस साई, एंड एस नहीं आएगा,
फाई करली साई अपॉन करली एन, ये हम इसको लिख सकते हैं। क्या है कि एक तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा ग्रेडियंट साई का और फाई का, एक एन केप का मैग्नीट्यूड आएगा, एक कॉस आएगा और दोनों के बीच का एंगल आएगा, तो कॉस 0 1 हो जाता है, तो ये मान आएगा। ठीक है, और ये करली साई अपॉन करली एन, ये नॉर्मल डेरिवेटिव है ऑफ फंक्शन पोटेंशियल या स्केलर फंक्शन साई का वॉल्यूम इंटीग्रल में अंदर से बाहर की ओर डायरेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इनके टर्म्स के वैल्यू आ गई, तो हम एक ही जगह ये फाई ग्रेडियंट साई रख देते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाती है, अब इसकी जगह ये रखेंगे तो ये हो जाएगी फाई ग्रेडियंट स्क्वायर साई प्लस ग्रेडियंट फाई ग्रेडियंट साई डी क्यूब एक्स और इंटीग्रेशन एस फाई करली साई अपॉन करली एन डी ए, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन आएगी, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब हम फाई और साई को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, फिर इक्वेशन लिखते हैं, मतलब फाई की जगह साई, साई की जगह फाई, तब इक्वेशन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, साई ग्रेडियंट स्क्वायर फाई प्लस ग्रेडियंट साई ग्रेडियंट फाई डी क्यूब एक्स बराबर इंटीग्रेशन एस साई करली फाई अपॉन करली एन डी ए फॉर इक्वेशन। तो ये 3 और जो 4 इक्वेशन हमारे पास में आई है, हम इससे आगे बढ़ेंगे। हम ग्रीन्स थ्योरम कर रहे हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। तो 3 जो इक्वेशन है उसमें से 4 इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, तो ये ग्रेडियंट फाई ग्रेडियंट साई जो टर्म है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, फाई ग्रेडियंट स्क्वायर साई माइनस साई ग्रेडियंट स्क्वायर फाई, एक तो ये आएगा डी क्यूब एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एस। अब इसमें से ये माइनस होगा, तो फाई करली साई अपॉन करली एन माइनस साई करली फाई अपॉन करली एन, ये इक्वेशन 5 हमारे पास में आ जाएगी। अब हम कुछ रिप्लेसमेंट लेंगे, तो रिप्लेसमेंट लेने के लिए सबसे पहले हम साई को लिखेंगे 1/r, और हमारे पास में जो r होता है वो है x माइनस एक्स डैश का मैग्नीट्यूड। x क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और x डैश क्या है, इंटीग्रेबल वेरिएबल, जिसके सापेक्ष हमें समाकलन करना है। और ग्रेडियंट स्क्वायर साई का मान कितना आएगा, -4 पाई डेल एक्स माइनस एक्स डैश, और जो फाई है उसको लिख देंगे हम कैपिटल फाई, और ग्रेडियंट स्क्वायर फाई को लिख देंगे -4 पाई रो। तो ये सब हमें प्रतिस्थापन लेने हैं, जिससे कि एक इंटीग्रल इक्वेशन हमें प्राप्त हो सके। आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा हो स्पष्ट रूप से, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है ना, तो अब इसमें सबसे पहले टर्म ये आती है कि वॉल्यूम v पर ये इंटीग्रेशन है, फाई की जगह हमें मान रखना है, तो फाई की जगह हमारे पास में ये फाई है और तो कुछ है नहीं, तो इसकी जगह हम ये रख देंगे फाई एक्स डैश, और डेल स्क्वायर साई की जगह, ग्रेडियंट स्क्वायर साई की जगह हम रख सकते हैं -4 पाई डेल एक्स माइनस एक्स डैश। ठीक है, ये डी क्यू
एक्स डैश, ये पहली टर्म वी। अब ये साई वाली टर्म की लेते हैं हम, अलग अलग कर लिए टर्म को। तो साई की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं 1/r और 1/r, और ग्रेडियंट स्क्वायर फाई की जगह रख सकते हैं -4 रो dq(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन एस। फाई की जगह रख सकते हैं हम कैपिटल फाई करली अपॉन करली एन डैश, क्योंकि एक्स डैश इसमें इंटीग्रल वेरिएबल है। और साई की जगह रख सकते हैं 1/r माइनस साई की जगह 1/r करली अपॉन करली एन डैश, और फाई की जगह आ जाएगा कैपिटल फाई और डी ए डैश। ये इक्वेशन आई है हमारे पास में। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे। -4 इंटीग्रेशन v फाई एक्स डैश डेल एक्स माइनस एक्स डैश dq(x) डैश माइनस माइनस प्लस 1/r 4 रो dq(x) डैश बराबर इंटीग्रेशन एस। ये तो ऐसे ही आ जाएगा, कोई इसको लिखने का कोई बेजा नहीं है। करली फाई अपॉन करली एन डैश, और ये आ जाएगा डी ए डैश। अब इसमें हमें जो पॉइंट है हमारा ऑब्जर्वेशन एक्स, वो अगर सरफेस के अंदर है, मतलब वॉल्यूम सरफेस से बाउंडेड है, तो वॉल्यूम के अंदर है ये एक्स पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट वॉल्यूम के अंदर है। तो हम जो फाई निकालेंगे पोटेंशियल फाई एक्स, उसका मान क्या आएगा। अब देखो इसका मान निकालना है हमें, ये माइनस में है तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे। तो ये एक्स डैश को एक्स लिख दिया, क्योंकि एक्स बराबर एक्स डैश पर ही ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन डेल एक्स माइनस एक्स डैश dq(x) ये 1 होगा। तो 1 हो गया, और फाई एक्स डैश को फाई एक्स लिख दिया, 4 का भाग लगा दिया, इसको उधर भेज दिया, तो इधर भाग लगाया 4 का, और इस टर्म को इस तरफ लिया है, ठीक है ना। इस टर्म को LHS साइड में लिया है, इस टर्म को RHS साइड में ले गए, और डिराक डेल्टा इंटीग्रेशन का 1 कर दिया, और 4 का भाग लगा दिया। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, v रो एक्स डैश अपॉन एक्स डैश भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, इधर एक्स लिखेंगे, इधर एक्स डैश लिखेंगे, और 4 तो 4 कट जाएगा, r आएगा, और dq(x) डैश, r को हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स डैश का मैग्नीट्यूड। अब आगे ये टर्म आएगी इस तरफ, तो ये टर्म माइनस में आएगी, इसको प्लस में लिखेंगे, तो ये टर्म पहले लिख देंगे 1/r करली फाई अपॉन करली एड, और एक आएगा 1/4 बाहर लगेगा ना 4 का, माइनस कैपिटल फाई करली अपॉन करली एन डैश 1/r, ये लो ये डैश। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास जो भी आ गई, चलो फर्स्ट लगा दो। ये जो इक्वेशन आई है ये पोटेंशियल फंक्शन का मान है। अब अगर हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्स आउटसाइड हो सरफेस के, या वॉल्यूम के आउटसाइड हो, तो पोटेंशियल फंक्शन 0 होगा, और ये जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस चार्ज डेंसिटी और डाइपोल लेयर की स्ट्रेंथ के कारण होगा। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी रो एक्स डैश, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसके कारण पोटेंशियल होगा, वो होगा एक बार चेक कर लेता हूँ मैं,
1/4 पाई कर्ली फाई अपॉन कर्ली डी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसके कारण भी पोटेंशियल होगा, और जो डाइपोल लेयर स्ट्रेंथ होगी उसके कारण भी होगा 1/4 पाई फाई माइनस, और ये पोटेंशियल जीरो होगा। हमारी जो डिसकंटिन्यूटी है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की, जो हमने पहले ज्ञात करी थी, E2 माइनस E1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डिसकंटिन्यूटी थी 4 पाई सिग्मा, और φ2 माइनस φ1 4 पाई डी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की डिसकंटिन्यूटी है, ये हमें ये इंडिकेट करती है कि जब पॉइंट वॉल्यूम से बाहर होगा तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों जीरो होंगे, तो ये पोटेंशियल जीरो होगा। अब इसमें दो रिमार्क हमारे आते हैं। पहला फर्स्ट रिमार्क टिप्पणी ये आती है कि अगर सरफेस हमारी इनफाइनाइट हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r की तुलना में तेज़ी से कम होने लगेगा, और सरफेस इंटीग्रल वैनिश हो जाएगा, और हमारे जो φx' का मान है वो निकल के क्या इंटीग्रेशन आएगा, जो पहले था ये बचेगा 1/r की जगह हम ये लिख देंगे, तो ये हमारे पास में प्राप्त होगा। फर्स्ट रिमार्क तो ये है। सेकंड रिमार्क हमारे पास में जो आता है वो ये है कि अगर वॉल्यूम में चार्ज फ्री वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम में आवेश नहीं है, तो उसमें जो अंदर कहीं भी पोटेंशियल होगा वो इस इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा डिफाइन होगा, और उस वॉल्यूम पर या सरफेस पर जो हमारे पोटेंशियल है और पोटेंशियल का जो नॉर्मल डेरिवेटिव है उसके पदों में हमें पोटेंशियल प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशन के लिए, बाउंड्री कंडीशन वाली जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये रिजल्ट नहीं है, परंतु ये जो रिजल्ट प्राप्त होता है ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है, पोटेंशियल की एक इंटीग्रल इक्वेशन है। इसमें जो ये फाई है और ये कर्ली फाई अपॉन कर्ली एंड जो नॉर्मल डेरिवेटिव है पोटेंशियल का, इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उसमें पढ़ेंगे और डिटेल में, ठीक है ना। तो ये हमारा वीडियो था, ये ग्रीन्स थ्योरम हमने प्राप्त करी, पोटेंशियल इसका हल प्राप्त करा है, ठीक है ना। तो ये हमारे दो टॉपिक हुए, पॉइसन इक्वेशन एंड लाप्लास इक्वेशन, एक तो ये और एक ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है ना। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।